नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान वर्ष 2020 का प्रश्न पत्र। प्रश्न नंबर 1, यौन संचालित रोग जो यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता है, एड्स। प्रश्न नंबर 2, जेड जेड ऑब्लिक जेड डब्ल्यू लिंग निर्धारण का प्रकार देखा गया है पक्षियों में। प्रश्न नंबर 3, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसमें है, गेहूं की। प्रश्न नंबर 4, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी है, मीथेन। प्रश्न नंबर 5, अनिषेक जनन निषेचन के बिना अंडाणु से वृद्धि और विभाजन द्वारा वयस्क का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे नर मधुमक्खी। प्रश्न नंबर 6, ऑपेरन संरचनात्मक एवं नियंत्रक जीन का ऐसा समूह जो कोशिका में उपापचय एवं अनुवांशिक नियंत्रण रखता है, ऑपेरन कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम एवं उनके स्रोत पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है तथा नियोमाइसिन जिसे स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, ई अपशिष्ट किसे कहते हैं, ऐसा विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनका कोई उपयोग नहीं है अर्थात जो मरम्मत के लायक नहीं है, उसे ई अपशिष्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 था, अपराध द्वारा उत्पादित दो हार्मोन्स के नाम बताइए। तो पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG और दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL। 10वां प्रश्न पूछा गया था, परिपक्व भ्रूण कोश का चित्र बनाइए। 11वां प्रश्न, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, डीएनए की किसी एक क्षार युग्म या न्यूक्लियोटाइड क्रम में होने वाला परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था, एमआरएनए एवं टीआरएनए में अंतर। तो एमआरएनए की द्विविमीय संरचना होती है जो अधिक विस्तृत होती है, जबकि टीआरएनए की त्रिविमीय संरचना होती है जो विस्तृत नहीं होती है। टीआरएनए एमआरएनए से साधारण से छोटा होता है। प्रश्न नंबर 12वां पूछा गया था, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के अंगों में घटना। हीमोजोइन का स्राव यकृत की आरबीसी कोशिकाओं में, मनुष्य की जो यकृत होता है उस यकृत की आरबीसी की कोशिकाओं में हीमोजोइन का निर्माण होता है, स्राव होता है। तथा जीवाणुज का निर्माण मादा एनोफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथियों में होता है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था, मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंगों के नाम बताइए। थाइमस और अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड्स और वाहिकाएं, फलिया और त्वचा इसमें शामिल होती हैं। प्रश्न नंबर 14, जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मिट्टी की मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। दूसरे जीवाणु एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था कि मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है। मानव कल्याण में पशुपालन की निम्न भूमिका है। किसानों के लिए पशुपालन वरदान के समान है, क्योंकि पशु जैसे बैल, घोड़ा, ऊंट आदि कृषि कार्य में सहायक होते हैं तथा उनके मलमूत्र हानि रहित उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, पशु पोषक खाद्य सामग्री का प्रमुख स्रोत है। इसका पालन अनेक उत्पादों जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा, पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। रोजगार तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह बहुत लाभप्रद है। और चौथा, पशुपालन औषधीय दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। 16वां प्रश्न पूछा गया था कि ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं। यह तकनीक पादप कोशिकाओं या ऊतकों में विभाजन एवं वृद्धि को सुनिश्चित करता है। यह कृत्रिम माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। पौधों के जिस भाग को संवर्धित किया जाता है उसे कर्कोत्तिकी अर्थात एक्सप्लांट कहते हैं। किसी कोशिका कौतिकी से पूर्ण पादप में जनित्र होने की यह क्षमता पूर्ण सशक्तता अर्थात टोटिपोटेंसी कहलाती है। टिश्यू कल्चर तकनीक अर्थात ऊतक संवर्धन तकनीक
द्वारा किसी रोगग्रस्त पौधे से विषाणु रहित पादप स्वस्थ पादप प्राप्त करने के लिए रोगग्रस्त पौधे का एपिकल तथा एक्सिलरी मेरिस्टम दोनों भाग प्रयोग में लिया जाता है। अथवा पूछा गया था, टिप्पणी लिखिए, सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इसे सक्रिय या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे मानव में चेचक बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा अर्थात पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे मानव में काली खांसी, टिटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोगों से टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा दी जाती है, जिसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, वैश्विक उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उष्णता वातावरण में CO2 की अधिक सांद्रता पृथ्वी से प्रावर्तित ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकती है। इसी कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है, इसे वैश्विक उष्णता कहते हैं। वैश्विक उष्णता के वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि होना, जिस कारण पृथ्वी की सतह का ताप लगातार बढ़ रहा है। दूसरा, मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधनों का अधिक प्रयोग, वनों का कटना, ये वैश्विक उष्णता के कारण है। प्रश्न नंबर 18 था, फसल की वृद्धि पर जलक्रांति एवं मृदा की लवणता के प्रभाव। जलक्रांति अर्थात जल जमाव और मिट्टी की लवणता कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हरित क्रांति के मद्देनजर आई थी। पानी को उचित निकासी के बिना सिंचाई करने से मिट्टी में जल भराव होता है। फसलों को प्रभावित करने के अलावा जल भराव मिट्टी की सतह पर नमक खींचता है। मिट्टी अर्थात मृदा फिर नमक को भूमि की सतह पर एक पतली पपड़ी के रूप में जमा किया जाता है या पौधे की जड़ में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। यह बड़ी हुई नमक सामग्री फसल की वृद्धि के प्रतिकूल है और कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक है। इन समस्याओं के प्रतिकूल प्रभाव हैं, बड़ी हुई नमक सामग्री फसल पौधों की वृद्धि को रोक देता है। खारे पानी से संतृप्त जड़ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, पौधे मर जाते हैं और फसल की उपज प्रभावित होती है। किसानों को वित्तीय हानि होती है। यद्यपि मृदा जल प्रणाली का ठीक से प्रबंधन करने से लवण और जल भराव का ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसकी आर्थिक लागत बहुत अधिक होती है। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था, शुक्र जनन एवं अंड जनन का रेखीय चित्र जो इस प्रकार से बनाए गए हैं। उगोनियम है, माइटोसिस होता है, 2 सेल्स बनती हैं, 2 से फिर 4, फिर प्राइमरी ओसाइट्स बनता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, फिर एक पोलर बॉडी, एक सेकेंडरी ओसाइट्स बनता है, फिर सेकेंडरी ओसाइट से ओटिड बनता है और यहाँ सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी उससे 2 पोलर बॉडी और बन जाती हैं, और जो ओटिड था उससे ओवम बन जाता है। इस प्रकार से ये अंड जनन का रेखीय चित्र है। और ये शुक्र जनन स्पर्मेटोगोनिया है। माइटोसिस होता है, 2 कोशिकाएं बनती है, फिर 2 में फिर 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर ग्रोथ फेज आती है। ग्रोथ फेज में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, 2 कोशिकाएं, इस प्रकार से लास्ट में 2, इधर से मियोसिस सेकेंड, 2 कोशिकाएं बनती है, इस प्रकार से अंत में 4 स्पर्म का निर्माण, हैप्लॉइड स्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो ये इसका रेखा चित्र है। इसके बाद पूछा गया था, अगला था डाइकोट एम्ब्रियो का चित्र। तो जो डाइकोट एम्ब्रियो का चित्र इस प्रकार से बनाया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां पूछा गया था कि मटर के एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण शुद्ध नाटे व सफेद पुष्प वाले पौधे से संकरण कराया जाता है। तो F1 व F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे बनेंगे, इसका रेखा चित्र बनाना था। 21वां प्रश्न पूछा गया था, लिंग निर्धारण क्या होता है, XY प्रकार के लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए। 22वां समयुग्मजी या विषम युग्मजी के उदाहरण सहित समझाइए। यह अनुवांशिक विकार क्या होता है, डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं। 23वां प्रश्न, किशोरों में अल्कोहल या शराब, ड्रग या मादक द्रव्यों के कुप्रयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। और या प्रतिजैविक पदार्थ क्या है, इनकी खोज किसने की,
किन्हीं दो प्रतिजैविक पदार्थ के स्रोत उनके कार्य का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 24वां पूछा गया था कि संक्षिप्त वर्णन करना था पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और आणविक ईंधन। और जो 25वां क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था जीन चिकित्सा क्या होती है? एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज का शरीर में क्या कार्य है? 26वां प्रश्न पुनर्योगज डीएनए तकनीक का केवल आरेखीय प्रदर्शन कीजिए। खो इसका पीबीआर 322 में कौन से प्रतिजैविक होते हैं? 27वां प्रश्न अंतर स्पष्ट कीजिए शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता, लिटर एवं अपरद और गौ सहभोजिता एवं सहोपकारिता में अंतर। अथवा पूछा गया था मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन, पादपों के लिए प्रकाश का महत्व और गौ हिम अंधता। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया था एक कोशिकीय जीवों द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर बताइए। या एक उपयुक्त आरेख चित्र के साथ स्तन ग्रंथि के संगठन का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 29 जो पूछा गया था वो असगुणिता को परिभाषित करना और बहुगुणिता से कैसे भिन्न है और निम्नांकित गुणसूत्रीय विकार वाले व्यक्तियों में का वर्णन कीजिए XXY और XO। अथवा पूछा गया था अनुकूली विकिरण क्या होता है, अभिसारी विकास तथा अपसारी विकास में अंतर बताइए। और जो 30वां प्रश्न पूछा गया था 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड क्या हैं, प्रत्येक पिरामिड द्वारा क्या जानकारी दी जाती है। अथवा पूछा गया था जैव विविधता की क्षति के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से होने वाले दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।